आप उसको घर पे बना लीजिए। अच्छा। इसलिए मार्केट में मिलता है, बीटाडीन मार्केट में मिलता है। जी जी। तो किसान घर पे भी लगा सकता है, बना सकता है। और उसमें जो बछिया तैयार होती है वो 30 प्लस की फर्स्ट लैक्टेशन में जाएगी। जी जी। दूसरे में 35, फिर धीरे धीरे वो 40। किसान अगर 1800, 2000, 2500, 3000 रुपए का सीमेंट डालता है और फेल कर जाता है तो दोबारा हिम्मत नहीं। माँ डेयरी का सुधीर जी का जो है फीड, वो अभी खिला रहे हैं। इस बार ही लाए हैं। जी जी। उससे पहले तो मेरे गाय का बीसीएस कुछ टूटा था। अभी अब आप चाहिएगा कि बाजार से सोना खरीद के हम सोना का दुकान खोल के पैसा कमा लें, वो नहीं होगा। एक टीम बना के इसमें काम किया जाए जी। कोई अकेला चना भाड़ नहीं हो सकता, ये कहावत बिल्कुल इसमें चरितार्थ होती है। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस और आप देख रहे हैं नई कृषि दर्पण यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज मैं पहुंच चुका हूं बिहार और झारखंड के बॉर्डर, जो कि बांका जिला में आता है ये जगह। चानन जगह है और यहाँ पे सर का फार्म है। सर पहले समस्तीपुर में फार्म किए थे, उसके बाद सर 3-4 महीने पहले यहाँ इन्होंने शिफ्ट किया। तो आज की वीडियो में हम बहुत सारी चीजें सीखने वाले कि सर ने अपने डेयरी फार्मिंग की जर्नी को कैसे शुरुआत किया और आज किस लेवल पे चल रहे हैं और इनका आगे का क्या प्लान है, ये चीज भी आज के हम वीडियो में सीखने वाले हैं। सर ने इतनी अच्छी जानकारी दी है कि यदि आप, एक बात इन्होंने कहा कि यदि आप बाहर से सोना खरीद के लाएंगे तो सोने का दुकान नहीं खोल सकते हैं। अब इस बात का अर्थ का मतलब आप समझेंगे वीडियो के अंत में। तो मैं चाहूंगा वीडियो कंप्लीट देखें, जानकारी अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर कर दे। और अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, ताकि जब इस तरह का मैं वीडियो तो आपको मिलता रहे। तो चलिए सर से बात करेंगे, जानकारी लेने का प्रयास। सर नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आप एक छोटा सा परिचय हमारे दर्शकों को दे देंगे सर। मेरा नाम डॉक्टर प्रेम कुमार सिंह हुआ जी। मैं दलसिंह सराय समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट में जी सर्जन हूँ, वहीं प्रैक्टिस करता हूँ। अच्छा अच्छा। और गौशाला मेरा शौक है, मेरा पैशन है जी जी। इसलिए देवघर के, मैं देवघर तो नहीं कहेंगे, बांका जिला के जी जी देवघर झारखंड बॉर्डर पर चांदन एरिया में मेरा फार्म है। अच्छा। अभी नया फार्म हमने बनाया है, शुरू किया है। तो ये फार्म कितने एरिया में बना हुआ है सर आपका? ये टोटल एरिया तो मेरा 9 एकड़ का है जी जी, लेकिन ये जो एरिया है लगभग 1.5 एकड़ में मेरा फार्म अभी है। अच्छा, 1.5 एकड़ में पूरा फेंसिंग गौशाला? हाँ गौशाला 1.5 एकड़ गौशाला का। हाँ अच्छा। तो शेड का सिर्फ कितना लंबाई चौड़ाई? शेड मेरा 150 फीट लंबा जी और 100 फीट चौड़ा है। अच्छा। 150। और हाइट कितना आपने बीच में? हाइट सेंट्रल हाइट मेरा 32 फीट है। अच्छा। और साइड का 18 फीट है। अच्छा। तो इस तरीके का शेड झारखंड एरिया में, बिहार से तो है लेकिन झारखंड एरिया सटा है। हाँ। तो इस तरीके का शेड बनाने का आपके मन में कैसे विचार आया सर? देखिए, जब शौक गाय का पालने का मेरे मन में आया जी, तो हम गए पंजाब के बहुत सारे फार्म में घूमे जी। और घूमने के बाद वहाँ पीडीएफ में भी हम लोग गए थे मिलने के लिए, घूमने के लिए कई बार। हाँ जी हाँ जी। तो वहाँ से सारा कुछ देखने के बाद जो हमको अनुभव प्राप्त हुआ, अच्छा, उसी के हिसाब से फिर यहाँ अपने हिसाब से फिर तैयार किए। तो स्टार्टिंग में तो ये सेट था नहीं आपका? स्टार्टिंग में नहीं था, स्टार्टिंग में छोटा था सेट, 3 सेट था, जिसमें गाय को बहुत परेशानी होती थी, गर्मी लगती थी, गाय हांफती थी गर्मी में जी। अभी जिस सेट में बगैर पंखा के भी गाय आराम से रहती है, बिल्कुल कूल रहती। जो स्टार्टिंग आपने जब किया था तो कितनी पशु लेकर के आए थे सर? शुरुआत में तो शौक था, देसी गाय का पालन हम लोग ने शुरू किया। देसी गाय हम लोग हरियाणा से, राजस्थान से, पाकिस्तान बॉर्डर से गढ़साना जी वहां से जाके लेके आए थे। अच्छा जी। फिर उसी बीच में कोरोना आ गया, कोरोना समय में हम लोग संभाल नहीं पाए गाय सबको, तो कुछ अब देसी गाय कुछ अपने लिए शौक से कुछ रखे हुए हैं और कमर्शियल फार्मिंग के लिए एचएफ और जर्सी को हम लोग अच्छा अब शुरू कर रहे हैं। तो मेन फोकस हमारा जर्सी पर है जी जी। तो जर्सी में हम लोग ब्रीडिंग कर रहे हैं, उसको भी आगे बढ़ाने का हमारा प्लानिंग। तो ये कब से स्टार्ट आपका फार्म हुआ था जो कमर्शियल लेवल पे? इस साल अप्रैल से शुरू किए हैं। इस साल अप्रैल से यहाँ पे शुरू किया। और इसके पहले 1 साल पहले हम लोग दलसिंह सराय में इस फार्म को रखे हुए। 1 साल पहले? 1 साल पहले। अच्छा, स्टार्टिंग 1 साल पहले हुआ था? स्टार्टिंग 1 साल पहले हुआ। 1 साल पहले हुआ। 1 साल पहले हुआ। तो कितनी पशु लेकर के आए थे फिर कमर्शियल लेवल पे आप? कमर्शियल देखिए, हम अयोध्या से लेके आए 12 पशु लेके आए। अच्छा। और पंजाब से लेके आए लगभग 25 पशु लेके आए। अच्छा। तो उतना ही लेके आए, कुछ लोकल परचेज समस्तीपुर में, कुछ लोकल परचेज भी किया। तो ये 12 पशु एक बार में लेकर के आए थे? एक बार में एक ट्रक में 8-9 करके आता है। अच्छा। तो उसी हिसाब से कभी 6 आया, कभी 8 आया, इस तरह करके आया जी। तो और जो पंजाब से लेकर के 25 पशु, वो क्या एक ही बार में या? नहीं, सब फेज वाइज आया है। सब फेज वाइज आया है। तो ऐसे जब स्टार्ट में लाए थे तो 6 से 8 लेकर के आए? 6 से 8 लेके आए। तो प्रेग्नेंट लेकर के आए थे या दूध वाली? वो अबाउट टू मतलब था, वो काव करने वाली थी। अच्छा। तो आने के बाद 5-7 दिन 10 दिन के अंदर में सबने बच्चा काल्विंग की थी। हाँ काल्विंग। तो जैसा वहाँ आपको बताया गया था कि आपके यहाँ उनके अनुरूप कन्फर्म हुआ? लगभग पूरा अप टू मार्क नहीं आया, तो उसमें हम उन लोगों को दोष नहीं देते हैं जी जी। क्योंकि जो पंजाब में जो फीडिंग कल्चर है, जो ग्रीन फॉडर है, जो सब कुछ है, वो हम लोग यहाँ उसको पूरी तरह से प्रोवाइड नहीं कर पाए। अच्छा अच्छा। उस वजह से ही कुछ हमारे में भी कमी रही जी जी। उसके वजह से भी दूध बढ़िया आया, लेकिन जितना एक्सपेक्टेड था उतना नहीं आया। अच्छा।
तो फिर उसके बाद जब स्टार्टिंग में मतलब अबाउट टू काल्विंग आपने लेकर के आए हाँ हाँ हाँ, फिर मिल्किंग वाली भी लेकर के आए थे कि उसी हाँ मिल्किंग वाली भी लेके आए थे। मिल्किंग वाली भी लेकर हाँ, के आए हाँ, थे। हाँ। तो आप एक डॉक्टर होते हुए आपने डेयरी फार्म की शुरुआत की, तो इसका नॉलेज था आपको या सिर्फ ऐसे ही आपने नहीं, शुरुआत कर दी? नॉलेज बहुत ज्यादा तो नहीं था। बचपन में घर में गाय पाला जाता था, जी जी तो सीधा जो पहले पुराने ढंग में जो बिहार में जिस ढंग से पाला जाता था जी जी उसी हिसाब से हम लोग पालते थे। लेकिन जब यूट्यूब से या पंजाब घूम के जितना हम लोग नॉलेज गेन किए, जी जी। उसके बाद लगा कि नहीं, सब कुछ अब अच्छा बढ़िया से प्लान करके करना ही होगा डेयरी में सक्सेस पाने के लिए। जी। तो जैसे जब स्टार्ट किए तो बहुत परेशानी हुआ होगा सर? शुरुआत में बहुत परेशानी, बहुत बीमारी, बहुत सारा झेलना पड़ा। जी जी। अब धीरे धीरे उससे उबर रहे हैं। जैसे किस किस तरह की परेशानी झेलना पड़ा, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को आप बताएंगे सर? एक तो देखिए एचएफ में थोड़ा सा है कि जो अदर नस्ल के बनिस्पत जी इसमें बीमारी थोड़ा ज्यादा है। जी। ये सबसे बेसी मास्टाइटिस है, हाँ हाँ थैलेरिया है, बीच में लंपी भी परेशान किया। जी तो वो सबसे उबरते उबरते अब हम लोग अब ठीक है। जब से यहाँ फार्म मेरा यहाँ शिफ्ट किया है, जी जी। बीमारी बहुत कम हो गई है। लेकिन तो क्या जो भी मैस्टाइटिस होता था, थैलेरिया होता था, हाँ, तो इनके पीछे मैस्टाइटिस एक जनरल हमने रोग देखा जो कि हर एक फार्म में होता है। हाँ हाँ हाँ। तो क्या आप इसके पीछे कोई रिसर्च नहीं किया कि किन कारणों से आपके यहाँ हो रहा है, आपके फार्म में किन कारणों से हो रहा है? देखिए हमारे फार्म पर जैसा है कि एक तो हाइजीन सबसे बड़ा फैक्टर है। जी। हाइजीन तो हम लोग जैसे पोस्ट मिल्किंग ड्रिप इस्तेमाल करना शुरू किए हैं, तो उसके बाद से कुछ बहुत कम गया है। अच्छा, पोस्ट मिल्किंग ड्रिप सॉल्यूशन आपने इस्तेमाल किया? डिप किए हैं तो उससे बहुत कम गया है जी। और दूसरा साफ सफाई ये सब भी बहुत कमता है। तीसरा फीड है जी। फीड में जरा भी फंगस वगैरह रहने से उससे भी देखते हैं कि अच्छा, अगर कोई भूसा है या फीड है बिल्कुल, तो उसके चलते भी फंगस के चलते मास्टाइटिस या बैक्टीरियल मास्टाइटिस होता है। अच्छा, तो वो फैक्टर है। हाइजीन बहुत बड़ा फैक्टर है। जी। तो आपने एक डिप सॉल्यूशन का जो नाम जिक्र किया, तो अगर देखा जाए हमारे आम किसान जो होते हैं, छोटे किसान भी होते हैं, वो डिप सॉल्यूशन को सोचते हैं कि हमारा एक्स्ट्रा खर्च है, लेकिन डिप सॉल्यूशन का क्या बेनिफिट? नहीं, कोई खर्च नहीं है उसमें, बहुत सस्ता आता है, बहुत ज्यादा। आप उसको घर पे भी बना सकते हैं। अच्छा, उस डिप सॉल्यूशन को घर पे बीटाडीन में मिला दीजिए। ये क्या कहते हैं इसमें एक तो आता है ग्लिसरीन। अच्छा, बीटाडीन और ग्लिसरीन को लगा के आप उसको घर पे बना लीजिए। अच्छा। ग्लिसरीन मार्केट में मिलता है, बीटाडीन मार्केट में मिलता है। जी जी। तो किसान घर पे भी लगा सकता है, बना सकता है। तो मात्र 1 से 2 रुपए खर्चा बस कोई खर्च उसमें नहीं, उससे कोई खर्च, उससे बहुत बड़ा बचत हो जाता है। जी, बहुत बड़ा बचत हो जाता है। तो ये तो बात होगी शुरुआत के दिनों के बाद। उसके बाद फिर आपने फार्म को सस्टेन कैसे शुरू किया सर? कैसे इसका आपने रख रखा किया, थोड़ा सा इसके बारे में बताएंगे सर? देखिए फार्म को हम लोगों ने पहले व्यवस्थित ढंग से बनाया है। अभी तो बहुत यहाँ पर आए हम 2-3 महीना ही हुआ है हमारे फार्म को। अभी हम लोग व्यवस्था कर ही रहे हैं जी। बहुत हद तक। इस गर्मी में हम लोगों ने जहाँ तक देखा है कि बहुत राहत में है। दलसिंहसराय में जो मेरा था 1 साल पहले, पूरे गर्मी में मेरी 3-4 गाय मर भी गई थी। अच्छा। और गर्मी से परेशान, दिन भर में 3 बार 4 बार नहलाना पड़ता था। यहाँ वो सब समस्या नहीं आई इस बार हम लोगों को। अच्छा। और गाय बीमारी तो आई, थैलेरिया कुछ में आया, लेकिन मैनेजेबल था, वो सब मैनेज हो गया, सब ठीक हो गया। और अब धीरे धीरे हम लोग अब वेट कर रहे हैं। इस साल सितंबर के बाद से मेरा अब काल्विंग स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, तब उम्मीद कर रहे हैं कि हम लोग अभी। अच्छा, तो अब बात कर लेते हैं कि आपके पास कौन कौन सी नस्ल की पशु रखे? आपने एक एचएफ बताया। हाँ, एक एचएफ है मेरे पास जी। एक जर्सी है मेरे पास। जर्सी में, हाँ। अब अपने बिहार की जो नस्ल है गंगा तीरी, जी जी, वो है। अच्छा। और राजस्थान की नस्ल थारपारकर है जी, राठी है, साहिवाल है, जी जी, गिर है। जी जी। ये सब नस्ल अभी हम मतलब भारत की सभी नस्लों पर लगभग प्रमुख नस्ल। हाँ, जो नहीं है उसको और लाने के प्रयास में है। जी, उस पर आप काम करने का प्रयास कर रहे हैं? हाँ, उस पर भी काम करने का, दोनों को साथ साथ लेके चलना चाह रहे हैं। जी बिल्कुल। तो सबसे बेस्ट जो कि कमर्शियल लेवल पे अगर कोई नया पशुपालक डेयरी फार्म शुरू करना चाहे तो बेस्ट कौन सा रहेगा? जो नया पशुपालक है उसको हम यही सलाह देंगे जी, वो जर्सी से काम कर शुरू करें। अच्छा। जर्सी में फैट SNF ज्यादा आता है जी, जिससे कि किसान को मार्केट में रेट भी अच्छा मिलेगा जी। वो अगर डेयरी में देते हैं तो उसमें भी रेट मिलेगा जी। और अगर डोर टू डोर भी करते हैं जी, उसमें फैट SNF ज्यादा जाने से कस्टमर को सेटिस्फेक्शन ज्यादा मिलता है। अच्छा अच्छा। आपको 5 रुपया रेट ज्यादा मिलेगा उसमें जर्सी के कंपेरिजन में। वो आप बोल के कन्विंस करके आप कस्टमर से वो ले सकते हैं। अच्छा। और जर्सी में कोई बीमारी नहीं है जी, बिल्कुल बिल्कुल। और ना कंसीव करने में समस्या है और ना खाने पीने में समस्या है जी, किसी चीज में नहीं है। उसमें ब्रीडिंग करके आप उसको और बढ़ा सकते हैं उसमें जी जी। तो जर्सी एक बहुत बढ़िया नस्ल है किसान के लिए। अच्छा। और नए किसान के लिए तो सबसे बढ़िया नस्ल है।
तो आपके पास जर्सी में कितने लीटर तक की है सर? अभी मेरे पास जर्सी में 28 से 30 लीटर तक की 28 से जर्सी 30 लीटर तक की है। वो पंजाब से लेकर के आए थे? वो पंजाब से लेके आए। अच्छा। उसकी बछड़ी अब तैयार हो रही है हमारी। जी जी। तो जैसे जिग की बछड़ी आई है मेरे पास, 2 बछड़ी आई है। अच्छा। तो वो सब अभी तैयार होगी, तब अगले जनरेशन में मेरा और सुधार होगा। अच्छा। और एचएफ में आप कितने लीटर तक गए हुए हैं सर? 38-42 लीटर तक मेरे पास। 42 लीटर तक की? हाँ। वो भी बाहर से ही लेकर के आए? हाँ, वो बाहर से लेके आए थे, पंजाब से और अयोध्या से, 2 जगह से लेके आए। अच्छा। तो जैसे एचएफ में जब आपने ब्रीडिंग किया, हाँ, तो वो कितने लीटर तक ही परफॉर्म किया आपके यहाँ? मेरे यहाँ जो फर्स्ट लैब में अभी आई है 26 से 28 लीटर तक, दो बच्चियां भी मेरी पहली बार आई है इसमें। अच्छा। 26 से 28 लीटर फर्स्ट लैक्टेशन में भी दे रही है वो। अच्छा। तो वो कितने उम्र में प्रेग्नेंट हो गई वो थी? 13 या 14 मंथ्स में वो कंसीव कर गई थी। अच्छा अच्छा। और 24 महीना में मेरा वो लगभग 23-24 महीना में वो बच्चा दे माँ बन गई थी जी। तो अब बात कर लेते हैं कि आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया, ब्रीडिंग। हाँ, लेकिन बहुत सारे हमारे वीडियो देखने वाले दर्शक भी कहते हैं कि हम जितनी में ब्रीडिंग करेंगे, उतना खर्चा करेंगे, एक गाय उतने पैसे में खरीद करके ला देंगे। तो क्या कितना हद तक सही है सर उनका? नहीं, देखिए हम तो बहुत सारा चीज अध्ययन किया है, जो हम लोग जो सीखे हैं, हम तो बार बार प्रयास कर करके धीरे धीरे सब कुछ सीख रहे हैं। अच्छा। तो आप कितना भी नस्ल दूध की गाय बाहर से लेके आइएगा, वो आपके यहाँ के उतना परफॉर्म नहीं करेगी जी। जिस क्लाइमेट में पंजाब में वो रहती है, आपके यहाँ के वो परफॉर्म नहीं करेगी। अच्छा। प्लस दूसरा बात यह है कि आपके जगह पर आने में, हर गाय को एडजस्ट करने में कम से कम 6 महीना का समय लगता है। अच्छा। वो बीमारी होगी, कहीं से बाहर से लेकर आइएगा, बीमारी से परेशान हो जाइएगा। अच्छा। कुछ तो रास्ते में बीमार पड़ना ही पड़ना है, लगभग फैलेरिया लगभग सबको आते आते हो जाता है। अच्छा जी। तो आप बाहर से लाइएगा तो परेशान रहिएगा जी जी। और आपके घर की जो तैयार होगी, जो बच्चा आपके क्लाइमेट में तैयार होगी, वो कभी बीमार नहीं पड़ेगी, कभी परेशान आपको नहीं करेगी। अच्छा। तो अपना बस ब्लीडिंग और अपने हिसाब से सीमन दे के तैयार कीजिएगा। उसका सब कुछ आप जान रहे हैं, फिर आगे उसके बाद फिर आगे का जनरेशन तैयार करने में आपको सुविधा होगी। अच्छा। तो अपने से ब्रीडिंग करना सबसे उत्तम है। तो आपने एचएफ की बछिया खुद तैयार की है, तो एक अगर बछिया को तैयार करने में कितना खर्चा है अप्रॉक्स? लगभग 1 से 1.25 लाख रुपया लग जाता है पूरा, काविंग तक जी, काल्विंग तक। काविंग तक। अच्छा। और उसमें जो बछिया तैयार होती है वो 30 प्लस की फर्स्ट लैक्टेशन में जाएगी। जी जी। दूसरे में 35, फिर धीरे धीरे वो 40 का आपको थर्ड लैक्टेशन तक में पहुंच जाएगी। मतलब तीसरे ब्याह तक 40 लीटर वो पहुंच जाएगी। हाँ। लेकिन हम 40 लीटर की अगर गाय के तीसरे ब्याह में खरीदने जाते हैं तो वो कहीं ना कहीं 2 लाख 3 लाख का 2 लाख में भी नहीं मिलेगी। अब अभी जो पंजाब में जो सिस्टम है, जी जी, कोई गाय अगर 2 लाख तक में लेते हैं तो आप 25 से 30 लीटर तक का ही उसका उम्मीद कीजिए। अच्छा। 3 साढ़े 3 से ऊपर का बढ़िया ब्रीड का अगर उसका जनरेशन 2-3 जनरेशन का पीछे का बैग का हिसाब लेके लेते हैं, जी जी, तो 3.5 लाख से नीचे आप अगर कोई देता है तो समझिए कहीं ना कहीं आप ठगा रहे हैं। अच्छा। कहीं ना कहीं कुछ दोष है उसमें। जी। पंजाब का भी यही है, हम लोग तो दिन रात टच में रहते हैं, जानते हैं। जी जी। तो 3-3.5 लाख से नीचे कोई फर्स्ट जनरेशन की बच्चिया जो आपको 30-35 दूध दे, आपको 3.5 लाख से नीचे नहीं मिलेगी पंजाब। अच्छा। तो आपने किस कौन कौन सा सीमन का इस्तेमाल किया आपने? देखिए हम तो एबीएस का भी शुरू में किए हैं बहुत सारा इस्तेमाल, और एसएजी का भी कर रहे हैं। 40-432 लिए हैं, 50-062 लिए हैं। बहुत सारा जो है जिग है, अच्छा, रोमियो है जी, और सब एबीएस का और एसएजी का दोनों का मिला के हम लोग कर रहे हैं। आपने इस्तेमाल किया? हाँ, दोनों का। सेक्स सीमन भी करते हैं, नॉर्मल सीमन भी करते हैं। तो सेक्स सीमन एक बार में कंसीव कर जाती है? नहीं, कभी एक बार में लेता है, कभी 2 बार लगता है, उसमें लगता है। तो 1-2 बार में लगना है, जैसे रिपीट का आपने बताया, तो ये क्या गाय के ऊपर निर्भर करता है या किसान के ऊपर निर्भर करता है? बहुत सारा फैक्टर है इसको, रिपीट ब्रीडिंग में बहुत सारा फैक्टर है जी। जैसे फर्स्ट सबसे ओवरऑल सबसे बड़ा फैक्टर है न्यूट्रिशन जी, इन्फेक्शन। हाँ जी सर। न्यूट्रिशन हो गया, इन्फेक्शन हो गया, टाइमिंग ऑफ इंसेमिनेशन जी, अब सही टाइमिंग पर नहीं कर रहे हैं तो उसके कारण भी होता है जी। ये 2-3-4 फैक्टर है। क्लाइमेट जी जी, क्लाइमेट, अब गर्मी के सीजन में कंसीविंग रेट बहुत कम हो जाता है जी, बिल्कुल। तो सीजन किस सीजन में क्या कर रहे हैं, तो वो बहुत सारे 3-4-5 फैक्टर है जिसको कंसीडर करना चाहिए किसान को जी। जैसे पंजाब में लोग करता है कि लोग सीजन में सिंक्रोनाइज ब्रीडिंग करते हैं। अच्छा, ब्रीडिंग करते हैं सिंक्रोनाइज, एक साथ 10-10 का लॉट बना के, 20-20 का लॉट बना के एक दिन में सबको अच्छा करवा देते हैं जी जी। जेपीजी प्रोटोकॉल के। तो उसके चलते उन लोगों का है कि सब प्लान रहता है कि इस सीजन हमको इतनी गाय आएगी, इस सीजन में इतनी गाय आएगी जी जी। तो किसान अगर इस तरह से भी करना चाहे तो अपने डेयरी को इस तरह करके वो आगे ले जा सकते हैं। तो टाइमिंग का आपने जिक्र किया सर, तो टाइमिंग क्या होना चाहिए? टाइमिंग तो देखिए, टाइमिंग जो होता है वो 12 घंटा से लेके हम लोग 18 घंटा के बीच में आइडियल मानते हैं। लेकिन आजकल तो गन भी आ गया है डिटेक्ट करने के लिए, ओवुलेशन डिटेक्ट करने के लिए।
तो उसको भी किसान इस्तेमाल कर सकते हैं। जी जी वो सही टाइमिंग को डिटेक्ट करने के लिए बिल्कुल। वो ज्यादा बढ़िया है। अंदाज से करने में अगर आप सेक्स सीमन से कर रहे हैं तो आपको 1 2 बार 3 बार शॉट लग गया तो आप किसान जो छोटा किसान है जी जी वो हताश हो जाता है। अच्छा। तो एक बार गन का एक बार में का इन्वेस्टमेंट है, वो करके आप अगर करते हैं तो उसमें अगर सेक्स सीमन डालते हैं जी तो आपका सक्सेस रेट बहुत बढ़ जाएगा, बेहतर रिजल्ट मिलेगा जी और किसान परेशान भी नहीं होगा। जी गरीब किसान अगर 1800 2000 2500 3000 रुपए का सीमेंट डालता है और फेल कर जाता है तो दोबारा हिम्मत नहीं कर होता है सर। तो एक ये है आज AI वर्कर लोगों को भी रखना चाहिए इस चीज को। बहुत गरीब किसान नहीं खरीद सकता है वो। जी बिल्कुल सर। तो AI वर्कर अगर उसको रात साथ में रख के सही टाइमिंग ओवोल्यूशन का डिटेक्ट करके उस समय इंसेमिनेट करे तो बिहार में झारखंड में ब्रीडिंग पर बहुत बढ़िया काम हो सकता है। तो उसमें है कि किसान को प्रोत्साहन मिलेगा, भाई एक बार में मेरा हो जाता है जी जी तो वो खरीदेगा 3000 रुपया 4000 रुपया का भी सीमेंट खरीदेगा। वो किसान का हिम्मत यही टूट जाता है। हिम्मत यही टूट जाता है। बात सही है आपकी। तो अब बात कर लेते सर मैनेजमेंट में। तो मैनेजमेंट जैसे फीडिंग आता है तो आप इनको क्या फीडिंग कराते हैं और क्या फीडिंग? देखिए हम लोग जैसे झारखंड में हम लोग के यहाँ सबसे बड़ी समस्या है भूसा की। जी यहाँ भूसा नहीं मिलता। अच्छा। और नॉर्थ बिहार से भूसा लाने में भूसा का कॉस्ट 12 रुपया 13 रुपया किलो सीजन में पड़ जाता है। जी तो वो एक बहुत बड़ा समस्या हम लोगों को बिहार में। अच्छा। हम लोग यहाँ पुआल खिला के ही गाय को पाल रहे हैं जी। और देखें कि बहुत कम का फर्क पड़ता है पुआल में भूसा में। अगर हरा चारा साइलेज तो 25 किलो तक की गाय को हम लोग नहीं देते हैं। अच्छा नहीं देते हैं। 25 किलो तक में हरा चारा फीड और पुआल पर ही हम लोग रखते हैं। अच्छा अच्छा। BCS भी नहीं टूटता है जी। और गाय ठीक ही रहती है। अच्छा अच्छा। 25 से ऊपर में फिर साइलेज का हम लोग सोचते हैं जी। साइलेज का भी कोई आसपास हम लोगों के यहाँ नहीं है। अच्छा। तो हम लोग को बेगूसराय से मंगवाना पड़ता है। जी जी। तो आके 7 साढ़े 7 रुपए किलो हम लोग को पड़ जाता है। अच्छा। तो गाय अगर 30 से ऊपर है तब हम लोगों को इकोनॉमिकली वो वायबल है। अच्छा। अदरवाइज फिर घर से खिलाने का घाटा का सौदा है। तो अब कौन सी फीड खिलाते हैं थोड़ा सा ये बताएंगे? हम लोग अभी माँ डेयरी का सुधीर जी का जो है फीड जी वो अभी खिला रहे हैं। अच्छा। इस बार ही लाए हैं। जी जी। उससे पहले तो मेरे गाय का BCS कुछ टूटा था लेकिन अब देख रहे हैं कि सुधार हो रहा है। अच्छा। शुरुआत में मिल्क गिरा हम लोगों का दूध खिलाने के बाद, लेकिन अब धीरे धीरे पिकअप हमारा कंसिस्टेंसी आ रहा है। अच्छा अच्छा। तो ये बात होगी खिलाने की। अभी मिल्किंग में आपके पास कितनी है? टोटल हर्ट साइज कितना है सर? टोटल हर्ट साइज मेरा वही 50 गाय अभी है जो एडल्ट है जी, और लगभग 25 के लगभग में बछड़ी है। अच्छा। और 5-7 जो है 8 जो है वो देसी गाय है। अच्छा अच्छा। तो मिल्किंग में कितनी है सर आपके? मिल्किंग में अभी 10 गाय है लगभग। 10 कितना दूध करने के? अभी लगभग 2.5 क्विंटल के लगभग दूध हो रहा है मेरा। अच्छा। तो 2.5 क्विंटल का दूध जो है ये कहाँ बेच लेते हैं आप? अभी तो देखिए अब तो नया स्टार्ट किए हैं तो हम लोग का डायरेक्ट अभी होटल वगैरह में ही जा रहा है। रेट बढ़िया नहीं और कुछ जो डेयरी में जा रहा है जी तो उसमें रेट नहीं मिल पा रहा है। तो अभी हम लोग अब मिल्क का सेंटर खोल के मार्केटिंग करना शुरू करने जा रहे हैं। अच्छा अच्छा। अभी नया हम लोग शायद सब कुछ अभी मार्केट अभी तलाश कर रहे हैं जी जी। तो उस पोर्शन में अभी हम लोग कमजोर है, उसको भी धीरे धीरे अब उसमें एक्सप्लोर कर रहे हैं कि क्या हो सकता है रेट के लिए। तो जब डेयरी की स्टार्ट किए थे तो उस समय भी मार्केटिंग में आपको प्रॉब्लम हुआ होगा सर? हाँ उस समय भी स्टार्ट में प्रॉब्लम हुआ था। तो दलसिंहसराय में कुछ समय कुछ तो हो गया था मार्केट, फिर वहां से छोड़ के यहाँ आए तो फिर सब नया सिरे से फिर से शुरू करना है हम लोगों को यहाँ। तो अभी क्या रेट में आपका दूध जाता है सर? देखिए मार्केट में जो जा रहा है वो पनीर के हिसाब से लेता है। अच्छा अच्छा। तो वो 45 लेता है जी जी। और डेयरी में जो जाता है वो 38-40 के रेट में 41 के रेट में जाता है। तो अगर डेयरी फार्म आप कर रहे हैं, दूध प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो कितने रुपए लीटर अगर आपका दूध जाता है तो वो आप सस्टेन कर लेंगे अच्छे से? देखिए डेयरी किसान को अगर सही रूप में रेट मिले, किसान जो मेहनत करता है अपना मेहनत का भी मेहनताना जोड़ ले जी जी, तो 65 रुपया लीटर आइडियल होना चाहिए दूध का रेट जी। लेकिन 60 तक में भी किसान सस्टेन कर जाएगा जी जी। 60 से नीचे जाने के बाद शुरुआत में जब गाय बच्चा देगी तो उसको फायदा होगा। अच्छा। लेकिन जब गाय का दूध घट जाएगा या बंद करेगा जी जी, तो जितना भी प्रॉफिट हुआ वो ले दे के बराबर हो जाएगा। अच्छा। तो किसान को जी जी बचा के कुछ नहीं ले जा पाएगा किसान। बिल्कुल। और उसका अपना मेहनत जो करता है वो भी एक मतलब उसका कोई रिटर्न नहीं है उसको जी जी। तो आप तो शुरुआत में सिर्फ शौक रखते थे, डेयरी आपने स्टार्ट कर दिया, तो हमारे नए जो ऐसे शौक रखने वाले व्यक्ति हैं या भाई हैं हमारे, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे सर? ये कहेंगे कि ये शौक के साथ साथ ये पैसा का भी माध्यम है, जरिया है, इसमें पैसा निश्चित है जी। धैर्य रखना होगा जी जी। मेरा एक ही फार्मूला है इसमें, जो 4 साल डेयरी में सस्टेन कर गया जी वो प्रॉफिट लेके जाएगा। अच्छा। 4 साल के पहले जो हिम्मत हार दिया वो कभी प्रॉफिट लेके नहीं जा सकता जी जी। क्योंकि आपकी फर्स्ट जनरेशन की बछिया जब गाय बन जाएगी जी जी, उसकी बछिया जब तैयार होगी जी, तब आपको प्रॉफिट समझ में आएगा। बिल्कुल।
अभी अब आप चाहिएगा कि बाजार से सोना खरीद के हम सोना का दुकान खोल के पैसा कमा लें, वो नहीं होगा, नहीं हो पाएगा। आप बाजार से कितने भी बाहर से गाय खरीद के लाइएगा और उससे आप प्रॉफिट नहीं कमा सकिए जी। बिल्कुल, आप जितना इन्वेस्टमेंट करके लाइएगा वो भी आपको निकल नहीं पाएगा जी। आपको निकलेगा जब आपकी बच्चियां जब मिल्किंग में आएगी, आपके घर में पैदा हुई बच्चियां, जी जी, फिर आप प्रॉफिट में आइएगा। अच्छा, तो एक अंत में सवाल जानना चाहेंगे, जो आपका शेड का कंस्ट्रक्शन है और एरिया, अगर इस तरीके का शेड कोई बनवाना चाहे तो कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा सर? देखिए, हमको तो बहुत अच्छे से जोड़ के नहीं देख पाए हैं जी। इस शेड का जितना हमको लगा है लगभग 25 से 30 लाख रुपया इसमें। अच्छा, ये शेड का खर्च हमको आया जी, सिर्फ शेड का? सिर्फ शेड का खर्च। बाकी नीचे फ्लोरिंग वगैरह का वो सब? फ्लोरिंग वगैरह तो अलग है, वो अलग हो जाएगा। मतलब 50-60 के अप्रॉक्स अगर 50 उतना नहीं जाएगा, कोई किसान हतोत्साह हो जाएगा ज्यादा सुन के जी, तो 25 से 30 लाख में वो शुरू कर सकता है। 25 से 30 लाख में शुरू कर सकता है। जी जी, तो चलिए सर, बहुत अच्छी आपने जानकारी दी हमारे दर्शकों के लिए। और अपनी तरफ से अगर कुछ हमारे किसान भाइयों को कहना चाहेंगे तो बिल्कुल कहें सर। किसान को यही हम कहेंगे कि ये जो है एक टीम बना के इसमें काम किया जाए जी। कोई अकेला चना भाड़ नहीं फो सकता, ये कहावत बिल्कुल इसमें चरितार्थ होती है। जी जी, तो आसपास के किसान मिलके एक समिति बना के, एक टीम बना के लोग सम्मिलित रूप में काम करें तो अच्छा सीमेंट का एक सिलेंडर रख के वो काम करें, अच्छा कंपनी का फीड एक साथ मंगवा के आपस में बांट के उसको करके वो करें, तभी मिलके आगे बढ़ सकते हैं। जी जी, तो अकेला करने के लिए जितना पूंजी जितना आवश्यकता है वो हर किसान के पास उतना नहीं है जी। तो संगठित होके ही आगे बढ़ा जाता है, संगठित होके, वो भी निस्वार्थ भाव से, निस्वार्थ भाव से संगठित। स्वार्थ आने के बाद तो फिर वो संगठन रहेगा ही, लोग समझ जाएगा ना कि आप हमसे प्रॉफिट कमा रहे हैं, तो आपसे दूर हो जाएगा, संगठन टूट जाएगा। तो संगठन भी बनाए तो वो निस्वार्थ भाव से बनना चाहिए। बहुत जी जी, बहुत अच्छी सर आपने जानकारी दी हमारे दर्शकों के लिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू।